Okay, student. Good evening, everyone. Good evening, students. आवाज आ रही है बच्चों? Can you see the screen? Okay, students. So let's start. Yes. बच्चों, morning lecture I completed with section 30. Okay. जहाँ माइनर जब मेजर बन जाता है तो कैसे उसको दो ऑप्शन मिलते हैं, either to become partner or not to become partner. एंड उसके हिसाब से उसकी राइट्स एंड लाइबिलिटीज डिसाइड होती हैं. हमने पढ़ा अच्छे से. मैंने उसका जो बच्चों एनालिसिस है आपको रीड करने के लिए कहा था, क्योंकि जो मैंने पढ़ा है बच्चों वही एनालिसिस में था, सेम टू सेम, एक्स्ट्रा कुछ भी नहीं. अब बच्चों आपको पता है ना, व्हेन द फॉर्म इज रिकॉन्स्टिट्यूटेड और व्हेन द कॉन्स्टिट्यूशन इन फॉर्म टेक्स प्लेस. हमने पहले भी जिक्र किया था, याद करो. एग्जिस्टिंग पार्टनरशिप फॉर्म में अगर किसी नए पार्टनर को एडमिट करते हैं तो हम बोलते हैं देयर इज अ चेंज इन द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ फॉर्म. या कोई एग्जिस्टिंग पार्टनर रिटायर होता है तो हम बोलते हैं देयर इज अ चेंज इन द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ द फर्म. किसी पार्टनर को एक्सपेल किया जाए यानी निकाल दिया जाए पार्टनरशिप फर्म से, या कोई पार्टनर का इंसॉल्वेंट हो जाना. तो ये सारे अगर पॉइंट्स हमारे सामने आते हैं तो फिर उसके लिए लीगल रूल्स क्या लीगल रूल्स बने, इसका लीगल कॉन्सिक्वेंसेस क्या होगा. जब भी कोई नए पार्टनर को एडमिट किया जाएगा या कोई रिटायर होगा या किसी को एक्सपेल्ड कर दिया जाएगा, फॉर्म से निकाल दिया जाएगा, या कोई पार्टनर इंसॉल्वेंट डिक्लेयर हो गया, तो ऐसे केस में बच्चों व्हाट विल बी द लीगल कॉन्सिक्वेंसेस. बराबर है. उसको एक एक बच्चों अलग अलग हेडिंग में डालकर डिस्कशन किया गया है. एडमिशन का स्टोरी अलग है, रिटायरमेंट का अलग है, एक्सपल्शन का अलग है, इंसॉल्वेंसी का अलग. तो बच्चों पढ़ने में ज्यादा प्रॉब्लम नहीं होगा. ओके, सो वी विल स्टार्ट फर्स्ट विद सेक्शन 31 जो डील करता है एडमिशन ऑफ पार्टनर को लेकर. किसी भी पार्टनर को अगर फर्म में एडमिट करना है, एग्जिस्टिंग फर्म में अगर एडमिट करना है, उसको एज अ पार्टनर इंट्रोड्यूस करना है, तो बच्चों उसका लीगल रूल क्या है, क्या लीगल कॉन्सिक्वेंसेस होंगे. बराबर है बच्चों. उसके राइट्स एंड लाइबिलिटीज का क्या. अब ये सब हम वन बाय वन डिस्कशन शुरू करते हैं बच्चों. चलो लेट अस स्टार्ट. बच्चों बिफोर आई स्टार्ट विथ पॉइंट नंबर 1, इंट्रोडक्शन एज पार्टनर या इंट्रोडक्शन ऑफ पार्टनर, सेक्शन 31. बच्चों आप जरा प्रिंटेड नोट्स पे ध्यान दो. उसको मैं स्टार्ट करूं उसके पहले बच्चों, उसके पहले जो 3 लाइन दिया है उसको मैं रीड कर लेता हूं. देखो, एनी चेंज इन द रिलेशन ऑफ पार्टनर्स will result in reconstitution of the partnership firm. That is why बच्चों when admission takes place, when retirement takes place, तो after admission, after retirement, जब हम पार्टनरशिप फर्म का बैलेंस शीट बनाते हैं तो हम बोलते हैं इट इज बैलेंस शीट ऑफ रिकॉन्स्टिट्यूटेड फर्म. यानी जिस फर्म का रिकॉन्स्टिट्यूशन हुआ है, नई फर्म का, न्यू फर्म. बच्चों अचानक ओल्ड फर्म को हम न्यू फर्म बोलने लगते हैं. बराबर है. सो जब भी पार्टनर्स के रिलेशनशिप को लेकर, रिलेशंस को लेकर कोई चेंज होता है तो वी कॉल इट एज द पार्टनरशिप फर्म हैज बीन रिकॉन्स्टिट्यूटेड. फर्स्ट, on admission of new partner or on retirement of partner और expulsion of partner. जरा टाइप करो बच्चों, expulsion मतलब, और expulsion of partner मतलब, अभी बताया था ना 2 बार. किसी पार्टनर को एक्सपेल्ड कर देना मतलब, एक्सपल्शन ऑफ पार्टनर मतलब किसी पार्टनर को पार्टनरशिप फर्म से निकाल देना. बराबर है. रिमूव कर देना. बराबर है. रीजन कुछ होगा, डेंजर, इसलिए पार्टनर को निकाल दिया. A1 के पार्टनर्स ने गिरीश को निकाल दिया, एक्सपेल्ड कर दिया, रिमूव कर दिया.
गिरीश का मन नहीं था जाने का, लेकिन बाकी पार्टनर ने उसको निकाल दिया। दैट इज कॉल्ड एक्सपल्शन ऑफ पार्टनर और इंसॉल्वेंसी ऑफ पार्टनर। ये तो पता ही है सबको, इंसॉल्वेंट होना, ज्यादा टेंशन नहीं है, एक्सेट्रा। बच्चों इसमें से कुछ भी होता है, चाहे पार्टनर की एडमिशन हो, चाहे पार्टनर का रिटायरमेंट हो, किसी पार्टनर का एक्सपल्शन हो, या किसी पार्टनर का इंसॉल्वेंट हो जाना, एक्सेट्रा, इसमें से कुछ भी होता है तो हम बोलते हैं कि पार्टनरशिप फर्म रिकॉन्स्टिट्यूशन हो गया, यानी फर्म का रिकॉन्स्टिट्यूशन हो गया। देयर इज अ चेंज इन द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ द फर्म। ओके, एंड अब बच्चों उसमें से हम पहला लीगल कॉन्सिक्वेंस पढ़ने जा रहे हैं, सेक्शन 31, इंट्रोडक्शन ऑफ पार्टनर। बच्चा अभी मैंने सुबह ही आपको पढ़ाया, ये आपको याद होगा। तो अगर किसी एग्जिस्टिंग पार्टनरशिप फर्म में किसी नए पार्टनर को एडमिट करना है, तो उसको एडमिट करने के लिए मेजॉरिटी ऑफ पार्टनर्स डिसीजन लेंगे कि कंसेंट ऑफ ऑल पार्टनर्स इज रिक्वायर्ड। सेक्शन 31 के हिसाब 30 के हिसाब से, बच्चों हमने सेक्शन 30 पढ़ा ना अभी ऊपर, कंसेंट ऑफ ऑल पार्टनर्स रिक्वायर्ड या मेजॉरिटी ऑफ पार्टनर्स कैन टेक डिसीजन। द आंसर इज कंसेंट ऑफ ऑल पार्टनर्स इज रिक्वायर्ड। बराबर। तो बच्चों लिखा है देखो, सब्जेक्ट टू द कॉन्ट्रैक्ट बिटवीन पार्टनर्स एंड टू द प्रोविजन ऑफ सेक्शन 30, no person shall be introduced as partner into the firm without consent of all existing partners। किसी भी व्यक्ति को एज अ पार्टनर इंट्रोड्यूस नहीं किया जा सकता पार्टनरशिप फर्म में, जब तक उसको इंट्रोड्यूस करने का सभी पार्टनर्स का कंसेंट ना हो। यानी if the all partners are not agreeing to the admission of new partner, तो फिर वो नए पार्टनर का इंट्रोडक्शन नहीं होगा। ओके, किसी भी नए पार्टनर को अगर आपको पार्टनरशिप में लेना है तो मेजॉरिटी डिसीजन नहीं चलेगा, कंसेंट ऑफ ऑल द पार्टनर्स की जरूरत है, एग्जिस्टिंग पार्टनर्स। बराबर है। अच्छा, एग्जिस्टिंग पार्टनर्स में माइनर नहीं चाहिए, माइनर का कंसेंट का कोई जरूरत ही नहीं। आर यू गेटिंग माय पॉइंट? हेलो, जब मैं कहता हूँ कंसेंट ऑफ ऑल पार्टनर्स इज रिक्वायर्ड, तो ऑल पार्टनर्स में क्या माइनर भी आ गया? हेलो, जिसको हमने बेनिफिट्स के लिए लिया था, क्या उसका भी कंसेंट लेना जरूरी है क्या? नहीं। बच्चे याद करो, ट्रांसफरी का कंसेंट लेना जरूरी है क्या? सेक्शन 30 में जो हमने पढ़ा था, क्या ट्रांसफरी का कंसेंट लेना जरूरी है? ट्रांसफरी याद है बच्चों, सुबह पढ़ा है ट्रांसफरी? नहीं। यानी बच्चों अभी समझा आपको सेक्शन 31 क्या कहता है? माइनर एंड ट्रांसफरी के छोड़कर, माइनर एंड ट्रांसफरी को छोड़कर बाकी सभी पार्टनर्स का कंसेंट रिक्वायर्ड है अगर किसी नए पार्टनर को एडमिट करना है तो। अब बोलो 100% समझा सेक्शन 31? हेलो, समझा ना बच्चों अभी? हाँ, यानी जब हम कहते हैं ना कंसेंट ऑफ ऑल पार्टनर्स इज रिक्वायर्ड, तो ऑल पार्टनर्स में कौन नहीं होंगे? जब भी किसी नए पार्टनर को एडमिट करना है तो कंसेंट ऑफ ऑल पार्टनर्स में कौन नहीं लिया जाएगा? किसका काउंटिंग नहीं होगा? माइनर का एंड ट्रांसफरी का। आज सुबह सुबह दोनों के बारे में हमने पढ़ा, माइनर का एंड ट्रांसफरी का। आई होप आपको समझा दी। चलो बच्चों, सेकंड पॉइंट पढ़ते हैं सेक्शन 31 का। ये भी अपना सुबह कंप्लीट हुआ था। बच्चों मुझे ये बताओ, जिस नए पर्सन को पार्टनर करके लिया गया, एडमिट किया गया, उसकी लायबिलिटी कब से शुरू होगी? नया पर्सन जिसको एज अ पार्टनर इंट्रोड्यूस कराया गया, उसकी लायबिलिटी कब से शुरू होगी? उसकी लायबिलिटी कब से शुरू होगी? From the day he is admitted as partner. Am I right? From the day he is admitted as partner. From the day of admission. Very good. बच्चों मुझे बताओ,
उसके एडमिशन से पहले के किए गए एक्ट के लिए क्या वो जिम्मेदार होगा? उसके एडमिशन से पहले फर्म के किए गए एक्ट के लिए क्या ये नया पार्टनर जिम्मेदार होगा? नहीं। लेकिन बच्चों मेरा एक और सवाल आपसे, अगर नया पार्टनर एडमिट होते समय, नया पर्सन एज अ पार्टनर एडमिट होते समय अगर वो खुद ही एग्री करता है कि मैं फर्म के पुराने एक्ट के लिए भी जिम्मेदारी लेता हूँ, पुराने फर्म के एक्ट के लिए भी मैं जिम्मेदार रहूंगा, इस कंडीशन पर अगर वो एडमिशन लेता है या उसको एडमिट किया जाता है, तो अब आंसर दो, क्या नया पार्टनर उसके एडमिशन से पहले किए गए एक्ट के लिए जिम्मेदार होगा? यस ऑफ कोर्स होगा, क्योंकि उसने खुद ही एग्री किया है। हेलो हेलो हेलो, कुछ समझा बच्चों? उसने खुद ही एग्री किया है। जब वो खुद ही एग्री किया है तो बच्चों उसको अपना एग्रीमेंट मान्य करना होगा और बच्चों अपने एग्रीमेंट को फॉलो करना होगा। कुछ समझा क्या? लेकिन अगर एग्रीमेंट नहीं है तो ऐसा, तो बच्चों उसके एडमिशन से पहले किए गए एक्ट के लिए न्यूली एडमिटेड पार्टनर की कोई जिम्मेदारी नहीं होगी। बच्चों जरा सीरियसली बताओ, हैव यू अंडरस्टूड सेक्शन 31? सेक्शन 31 एडमिशन ऑफ पार्टनर को लेकर स्टोरी समझी सबको? वेरी गुड। अब बच्चों मैं रीड कर सकता हूँ आपके सामने। पॉइंट नंबर 2 देखो क्या है बच्चों, एनालिसिस ऑफ सेक्शन 31 के जस्ट पहले, सब्जेक्ट टू द प्रोविजन ऑफ सेक्शन 30, a person who is introduced as partner into partnership does not thereby become liable for any acts of the firm done before he become partner। तो ये हमने पढ़ लिया कि जिस दिन वो एडमिट होगा एज अ पार्टनर, डेट ऑफ एडमिशन, उस दिन एंड उसके बाद किए गए एक्ट के लिए उसकी जिम्मेदारी है। उसके पहले किए गए एक्ट के लिए, फर्म के एक्ट के लिए बच्चों ये पर्सन जो इंट्रोड्यूस किया गया ना पार्टनर, वो लायबल नहीं होगा। चलो बच्चों ऊपर सेक्शन 31 जो पढ़ा उसी का एनालिसिस को जरा एक बार वापस समझ लेते हैं। मैंने बीच में कुछ सवाल किए आपसे बच्चों, उसका आंसर भी यहीं पे मिल जाएगा। देखो वापस आपको एनालिसिस ऑफ सेक्शन 31, as we have studied earlier, subject to a contract between partners and to the provision regarding minors in a firm, no new partner can be introduced into the firm without consent of all existing partners। चलो ये तो हमने समझ लिया, ऑलरेडी मालूम हो गया। बच्चों राइट्स एंड लाइबिलिटीज ऑफ न्यू पार्टनर क्या होंगे? पार्टनर जो नया नया एडमिट किया गया है, जिस नए पार्टनर का एडमिशन हुआ है, उसकी राइट्स एंड लाइबिलिटीज क्या होंगी? तो बच्चों ये सेक्शन 31 के एनालिसिस में हम पढ़ रहे हैं। देखो, द लाइबिलिटीज ऑफ न्यू पार्टनर ऑर्डिनरली कमेंस फ्रॉम द डेट व्हेन ही इज एडमिटेड एज पार्टनर। बच्चों आपने जो आंसर दिया था वही, डेट ऑफ एडमिशन से नए पार्टनर की लाइबिलिटी स्टार्ट हो जाएगी। लेकिन बाद में क्या लिखा है? अनलेस ही एग्रीज टू बी लायबल फॉर द ऑब्लिगेशंस इनकर्ड बाय द फर्म प्रायर टू द डेट। बच्चों याद है मैंने बीच में क्वेश्चन पूछा था आपसे कि अगर पार्टनर खुद एग्री करता है कि मैं मेरे एडमिशन डेट से पहले के एक्ट के लिए भी जिम्मेदार हूँ, तो क्या उसको लायबल ठहराया जा सकता है इसके लिए, क्योंकि उसने खुद एग्री किया है? यस बच्चों वही लिखा है। देखो आप समझ पा रहे हो तो देखो जरा, अनलेस ही एग्रीज टू बी लायबल फॉर ऑब्लिगेशन incurred by the firm prior to the date। prior मतलब before the date of admission, prior मतलब before the date of admission। बच्चों द न्यू फर्म, डू यू नो व्हाट इज न्यू फर्म? नए पार्टनर को एडमिट करने के बाद बच्चों पहले 3 पार्टनर्स थे, अब एडमिट करने के बाद कितने पार्टनर्स हो गए? टाइप करो। जैसे मान लो पहले 3 पार्टनर्स थे, बाद में एक नए पार्टनर को उन्होंने एडमिट किया, तो आप बताओ कितने पार्टनर्स हो गए? तो अब इसको आप क्या कहोगे, ओल्ड फर्म या न्यू फर्म?
इसे आप रिकॉन्स्टिट्यूटेड फर्म कहोगे कि नहीं? आपको नहीं लगता ये रिकॉन्स्टिट्यूटेड फर्म हो गया, न्यू फर्म हो गया? ओके, जब बच्चों मैं न्यू फर्म बोलता हूं तो इंक्लूडिंग एडमिटेड पार्टनर की बात हो रही कि नहीं? जब मैं न्यू फर्म वर्ड यूज करूंगा मतलब वो न्यूली एडमिटेड पार्टनर को भी इंक्लूड करके बात करूंगा कि नहीं? हेलो हेलो हेलो, यस। यानी बच्चों अभी जो मैं रीड करूंगा समझ में आ जाएगा। द न्यू फर्म आ गया, देखो वर्ड, द न्यू फर्म इंक्लूडिंग न्यू पार्टनर who joins it may agree to assume liability for the existing debts of the old firm. नया फर्म बच्चों इंक्लूडिंग न्यू पार्टनर जिसने अभी अभी ज्वाइन किया है बच्चों, वो ओल्ड फर्म के डेब्ट्स को, बरोबर है, अपनी लाइबिलिटी करके अजम्पशन कर सकता है एंड उसको रीपे करने का प्रॉमिस कर सकता है, बरोबर है, प्रोवाइडेड इसके लिए क्रेडिटर्स यानी सप्लायर जिसको पैसे देने हैं वो न्यू फर्म को अपना डेटर एक्सेप्ट करे तो। कुछ समझा बच्चों? अगर ओल्ड फर्म को कुछ पैसा देना है किसी को, क्रेडिटर को, अब नया फर्म फॉर्म हो गया तो नया फर्म देगा कि नहीं उस क्रेडिटर को पैसा? ओल्ड फर्म की बजाय अब उस पैसे को कौन पे करेगा? न्यू फर्म पे करेगा। तो बच्चों क्रेडिटर अगर न्यू फर्म को अपना डेटर मान के आगे बढ़ता है तो ठीक है, नहीं तो बताओ क्रेडिटर किसके ऊपर केस करेगा अपने पैसे के लिए, न्यू फर्म पर या ओल्ड फर्म पर? ओल्ड फर्म पर ही केस करेगा ना वो। लेकिन अगर क्रेडिटर ने नए फर्म को अपना डेटर एजम्पशन कर लिया, अगर क्रेडिटर ने न्यू फर्म को अपना डेटर एजम्पशन कर लिया एंड एक्सेप्ट कर लिया कि ठीक है तुम ओल्ड फर्म का पेमेंट अभी तुम करोगे, ऐसा क्रेडिटर ने एक्सेप्ट कर लिया, तो अब बताओ हु विल बी लायबल टू पे द डेट, ओल्ड फर्म या न्यू फर्म? हु विल बी नाउ लायबल टू पे द डेट, ओल्ड फर्म या न्यू फर्म? अगर क्रेडिटर ने न्यू फर्म को अपना डेटर एक्सेप्ट कर लिया, एक्सेप्टेंस दे दिया अगर, तो नाउ हु विल बी लायबल टू पे द डेट? न्यू फर्म। तो बच्चों अगर न्यू फर्म लायबल हो गया तो आपको लगता नहीं ओल्ड फर्म ऑटोमेटिकली डिस्चार्ज फ्रॉम द कॉन्ट्रैक्ट? बच्चों इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट याद करो, अगर न्यू फर्म ने टेक ओवर कर लिया डेब्ट रीपे करने का तो आपको लगता नहीं ओल्ड फर्म ऑटोमेटिकली गेट डिस्चार्ज फ्रॉम द कॉन्ट्रैक्ट? ओल्ड फर्म ऑटोमेटिकली गेट्स डिस्चार्ज फ्रॉम द कॉन्ट्रैक्ट, कैन आई यूज दिस स्टेटमेंट? ओल्ड फर्म ऑटोमेटिकली गेट्स डिस्चार्ज फ्रॉम द कॉन्ट्रैक्ट। तो बच्चों आपको ऐसा नहीं लगता ये हमने पढ़ा है प्रिंसिपल ऑफ नोवेशन, याद है बच्चों? नोवेशन, रिसीशन, अल्टरेशन, रेमिशन। हेलो हेलो हेलो, आपको ही पढ़ाया था क्या मैंने इंडियन कॉन्ट्रैक्ट? आपको नहीं ऐसा लगता है मैंने इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट में नोवेशन पढ़ाया था? बच्चों नोवेशन में क्या था याद है? कैंसलेशन ऑफ ओल्ड एंड उसके जगह पे न्यू कॉन्ट्रैक्ट, याद आया? ओल्ड कॉन्ट्रैक्ट को कैंसिल करके उसके ऊपर नया कॉन्ट्रैक्ट बनाना। तो बच्चे यहाँ ओल्ड कॉन्ट्रैक्ट क्रेडिटर एंड ओल्ड फर्म के बीच में था, उसको कैंसिल करके अब क्रेडिटर एंड नए फर्म के बीच में हो गया। तो बच्चों नोवेशन हैज टेकन प्लेस। इनडायरेक्टली बच्चों नई फर्म आकर ओल्ड फर्म का डेब्ट रीपे करने का जब क्रेडिटर के साथ एग्रीमेंट करता है तो इस एग्रीमेंट से, नए एग्रीमेंट से ओल्ड फर्म अपने आप डिस्चार्ज हो जाता है, बराबर है? तो बच्चों मैं वापस रीड करता हूँ पैराग्राफ। The liabilities of new partner ordinarily commence from the date when he is admitted as partner unless he agrees to be liable for the obligations incurred by the firm prior to the date.
The new firm, including new partner who joins it, may agree to assume liability of the existing debts of the old firm, and creditors may agree to accept new firm as their debtor and discharge the old partners. The creditor's consent is necessary in every case to make the transaction operative. Novation is the technical term in a contract for substituted liability, of course. पढ़ाई Not के लिए confined. मेहनत तो सब करते हैं, लेकिन स्मार्ट स्टडी कौन करता है? प्री एग्जाम ऐप के साथ बनाइए अपनी तैयारी सुपर स्मार्ट। प्री एग्जाम ऐप देता है वाइड रेंज के एग्जाम्स की तैयारी, जैसे जी, नीट, कैट, सीए फाउंडेशन, सीएस सीट, बैंकिंग, रेलवे, एसएससी, एमबीए एंट्रेंस, एसवाईजेसी, कॉम, टीवाईबी कॉम और भी बहुत कुछ। चैप्टर वाइज टेस्ट्स एंड मॉक टेस्ट्स, डिटेल्ड परफॉर्मेंस एनालिसिस, और अब तैयारी होगी एकदम परफेक्ट। कहीं भी कभी भी पढ़ाई करें, और एक विशाल क्वेश्चन बैंक आपकी तैयारी को बनाए आसान। इंस्टेंट इवैल्यूएशन से तुरंत जानिए अपनी परफॉर्मेंस और पाएं पर्सनलाइज्ड फीडबैक। तो अब देरी किस बात की? प्री एग्जाम ऐप डाउनलोड करें और अपने नाम से रजिस्टर्ड करें, और एक विशाल क्वेश्चन बैंक बिल्कुल फ्री, और अपनी सफलता की कहानी लिखें। लिंक डिस्क्रिप्शन में है। प्री एग्जाम ऐप स्मार्ट तैयारी का साथी। Not confined only to partnership. अब बच्चों, मैंने भले ही स्पीड में पढ़ा हो, बट आपको ऐसा नहीं लगता हमको समझ में आया सर? हेलो, भले ही मैंने स्पीड में रीड किया हो, बट इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट को माइंड में रखते हुए आपको ऐसा नहीं लगता आपको समझ में आया ये थ्योरी? सीरियसली बताना बच्चों। हेलो, आवाज आ रही है बच्चों? आवाज आ रही? ठीक। अब बच्चों, सेक्शन 31 के एनालिसिस को खत्म करने के लिए, बरोबर है? नहीं, लास्ट एक दो पॉइंट और है, एक दो लास्ट पैराग्राफ और देखो क्या है। बट mere agreement among partners cannot operate as novation. पार्टनर्स में आपस में एग्रीमेंट कर लेना बच्चों, ये नोवेशन नहीं है। नोवेशन का मतलब क्या? सब्स्टिट्यूशन ऑफ ओल्ड कॉन्ट्रैक्ट विथ न्यू कॉन्ट्रैक्ट, बरोबर है? जब ओल्ड कॉन्ट्रैक्ट के सब्स्टिट्यूट में आप नया कॉन्ट्रैक्ट बनाते हो, देन ओनली बच्चों वी कॉल इट एज नोवेशन। यहाँ ये क्या कह रहे हैं, सिर्फ पार्टनर का आपस में एग्रीमेंट कर लेना बच्चों नोवेशन नहीं कहलाता। ओके। First, an agreement between partners and incoming partners that he shall be liable for existing debts will not ipso facto give creditors of the firm any rights against him. बच्चों, मैं कल को A1 में एडमिट हो जाता हूँ, देखो हम नया पार्टनर एज एडमिट हो जाता हूँ। ध्यान से सुनना बच्चों, क्या जबरदस्त पैराग्राफ है। कल को बच्चों मैं A1 में एज ए न्यूली पार्टनर एडमिट हो जाता हूँ, मुझे बाकी पार्टनर्स लोगों ने A1 के फर्म में एडमिट कर लिया, और बच्चों हमने आपस में एग्रीमेंट कर लिया, मैंने भी एग्रीमेंट कर लिया बाकी पार्टनर्स के साथ कि मैं A1 के पुराने डेब्ट्स के लिए भी जिम्मेदार रहूंगा। तो बच्चों मुझे ये बताओ, हमारे आपस में एग्रीमेंट कर लेने से क्या नोवेशन हो गया? क्या नोवेशन हो गया? हमने आपस में एग्रीमेंट कर लिया, गिरीश नया एडमिटेड पार्टनर आ गया, उसने फर्म का पुराना डेब्ट रीपे करने का बच्चों प्रॉमिस भी कर दिया, उसके लिए वो लायबल भी, अपने आप को लायबल भी बोल रहा है कि मैं रहूंगा। तो क्या ये आपस में एग्रीमेंट करने से क्या नोवेशन हो गया? हेलो बच्चों, आपको लगता नहीं हमने जो भी आपस में एग्रीमेंट किया इसके बारे में हमें क्रेडिटर्स को बताना चाहिए? आपको नहीं ऐसा लगता थर्ड पार्टी को हमें बताना चाहिए ये सब? हेलो, अब थर्ड पार्टी क्रेडिटर को क्या पता चलेगा कौन नया एडमिट हुआ, कौन रिटायर हुआ? अब कल को थर्ड पार्टी को केस करना है, क्रेडिटर को केस करना है, और उसे गिरीश के एडमिशन के बारे में नहीं बताया गया है, और कल को क्रेडिटर को A1 पे केस करना है, तो क्या क्रेडिटर का केस गिरीश पे होगा? टाइप करो। क्रेडिटर जब A1 पर केस करेगा तो क्या गिरीश पर वो केस होगा? क्या गिरीश पर वो केस होगा? हाँ चलो आप टाइप करो आंसर, क्यों नहीं गिरीश पर केस होगा ये?
जबकि गिरीश ने एडमिट होते ही वादा किया था ना कि मैं भी फर्म के डेब्ट के लिए लायबल हूँ, तो फिर क्रेडिटर का केस गिरीश के अगेंस्ट क्यों नहीं हुआ? नहीं शुभ, पब्लिक नोटिस का सवाल नहीं, शुभ यहाँ पब्लिक नोटिस की बात नहीं हो रही। यस, क्रेडिटर वाज नॉट अवेयर ऑफ द गिरीश एडमिशन ना, क्रेडिटर को पता ही नहीं कि गिरीश नाम के पार्टी को नया एडमिट किया गया है करके। आपको लगता नहीं A1 के पार्टनर्स लोगों ने क्रेडिटर्स को भी जानकारी दे देनी चाहिए थी कि हमने गिरीश नाम के पार्टनर को अभी एडमिट किया है एंड वो भी तुम्हारे डेब्ट्स के लिए जिम्मेदार है, ऐसा आपको नहीं लगता बताना चाहिए था? हेलो, आई थिंक अभी आप लोग कैच कर रहे हो लैंग्वेज को, वेरी गुड। जब बताया ही नहीं गया है तो क्रेडिटर का केस करना फॉर्म पर तो केस हो जाएगा, लेकिन नए पार्टनर गिरीश पर क्या वो केस इफेक्टिव होगा? क्या वो केस इफेक्टिव होगा? द आंसर इज नो। आई थिंक आप समझ गए मैं क्या बोलना चाहता हूँ, वेरी गुड। आई थिंक अभी आप लोग समझ गए मैं क्या बोलना चाहता हूँ, डोंट यू? समझ में आ गया ना बच्चों? हाँ बच्चों देखो, अभी मैं पैराग्राफ वापस पढ़ता हूँ एंड बहुत लोग को अभी चेहरे पे स्माइल आ जाएगा। हाँ सर समझा। बट mere agreement among the partner cannot operate as novation. पार्टनर्स आपस में कोई एग्रीमेंट करते हैं डेब्ट को लेकर तो वो कोई नोवेशन नहीं। Thus an agreement between partners and incoming partner, यानी कि admitted partner, that he shall be liable for existing debts will not in fact give creditors of the firm any rights against him. क्योंकि फर्म के क्रेडिटर्स को इस नए पार्टनर के बारे में पता ही नहीं, तो क्रेडिटर जब केस करेगा तो नए पार्टनर के ऊपर केस बनता ही नहीं, क्योंकि क्रेडिटर को पता ही नहीं था कोई गिरीश नाम का पार्टनर वहां नया एडमिट हुआ है। A1 के बाकी पार्टनर्स ने क्रेडिटर्स को बताया ही नहीं है सब। तो क्रेडिटर जब फर्म पर केस करेगा तो बच्चों वो एग्जिस्टिंग पार्टनर्स पर केस होगा, गिरीश पर नहीं। अब बच्चों मुझे ये बताओ, अगर किसी पार्टनरशिप फर्म में केवल 2 पार्टनर्स है, टाइप करो बच्चों कितने? मान लो किसी पार्टनरशिप फर्म में ओनली 2 पार्टनर्स आर देयर एंड फ्यूचर में किसी भी पार्टनर की अगर डेथ हो जाती है तो क्या वो बचा हुआ पार्टनर किसी और व्यक्ति को जल्दी जल्दी में पार्टनर लेकर फर्म कंटिन्यू कर सकता है? एक मर गया तो किसी और को जल्दी जल्दी में एडमिट करके क्या वो फर्म को कंटिन्यू कर सकता है? मेरा सवाल, ऐसे ही जनरल सवाल, क्या लगता है? अभिशंकर बिल्कुल नहीं, आंसर इज बिग नो। बच्चों अगर केवल एक पार्टनरशिप फर्म में 2 ही पार्टनर है एंड एक की डेथ हो जाती है तो वो पार्टनरशिप फर्म अपने आप डिसॉल्व माना जाएगा, अपने आप डिसॉल्व माना जाएगा। नहीं अभिशंकर, वो फर्म ऑटोमेटिकली डिसॉल्व हो गई। अब जो पार्टनर बचा है उसे अगर पार्टनरशिप चलानी है तो अब उसे नई पार्टनरशिप फर्म बनानी पड़ेगी किसी और के साथ। आप सोच रहे होंगे कि अगर एक पार्टनर मर गया तो उसके जगह पर मैं किसी और को इमीडिएटली एडमिट करवा कर उस फर्म को कंटिन्यू करूंगा, तो ऐसा चलेगा नहीं। सुना मैंने क्या कहा? अभिशंकर होने दो मिस्टेक, डजंट मैटर। देखो क्या लिखा है, इन केस ऑफ पार्टनरशिप ऑफ 2 पार्टनर्स, मान लो लिखा है देखो, इन केस ऑफ पार्टनरशिप ऑफ 2 पार्टनर्स दिस सेक्शन डज नॉट अप्लाई टू पार्टनरशिप। बच्चों ऊपर एडमिशन वाला केस will not apply to partnership of 2 partners which is automatically dissolved by the death of one of them. अब समझा अभिशंकर? जस्ट बिकॉज एक पार्टनर की डेथ हो गई इसलिए बाकी दूसरा पार्टनर इमीडिएटली किसी को पार्टनर एडमिट कर ले एंड फर्म को आगे कंटिन्यू कर दे, ऐसा होगा नहीं। यहाँ एक पार्टनर के डेथ के साथ ही
पार्टनरशिप फर्म डिसॉल्व मानी जाएगी, लॉ के नजरों में वो फर्म डिसॉल्व हो जाएगी। अभिशंकर, आर यू सेटिस्फाइड? हेलो अभिशंकर, कोई जवाब नहीं। आई थिंक यू आर कंफ्यूज। आवाज आ रही है बच्चों सबको? हेलो, बाकी सभी को आवाज आ रही है मेरी? ओके, ठीक ठीक बच्चों, आगे देखो। बच्चों मैंने सेक्शन 31 एडमिशन ऑफ पार्टनर को लेकर सारे लीगल कॉन्सिक्वेंसेस पढ़ा दिए हैं। नाउ लेट्स मूव टुवर्ड्स नेक्स्ट सेक्शन, सेक्शन 32। बच्चों टाइप करो 32 किससे रिलेटेड है? अगर 31 एडमिशन ऑफ पार्टनर को लेकर है तो 32 किससे रिलेटेड है? रिटायरमेंट ऑफ पार्टनर। बच्चों याद करो जरा, रिटायरमेंट ऑफ पार्टनर को लेकर आप क्या क्या याद रखते हो और याद करो। बच्चों अगर कोई पार्टनरशिप एट विल है, अगर पार्टनरशिप एट विल है एंड किसी एक पार्टनर को रिटायर होना है तो कैसे रिटायर हो सकता है? तो बच्चों आंसर है वो अपने रिटायरमेंट की नोटिस, प्रीवियस नोटिस बाकी पार्टनर को दे सकता है। जैसे बच्चों मान लो मैं A1 से रिटायर होना चाहता हूँ अगले साल से, तो बच्चों जब मैं रिटायर होना चाहूंगा उसके 14 दिन पहले, 14 डेज पहले मैं मेरे बाकी पार्टनर्स को नोटिस दूंगा राइटिंग में, राइटिंग में, ओरली नहीं, मैं उनको राइटिंग में नोटिस दूंगा। बरोबर है? अच्छा अभी शंकर आपने मिस्टेक में LLP का बोल दिया। अच्छा अच्छा अच्छा, हाँ हाँ हाँ, समझ गया, अभी समझ गया। ठीक ठीक, नहीं नहीं, LLP के रूल्स अलग है अभी शंकर, है कि नहीं? अभी हम लोग इंडियन पार्टनरशिप एक्ट पढ़ रहे हैं, वहां के हिसाब से सही है। ओके, ठीक है, ठीक, नो प्रॉब्लम। बच्चा भी जरा ध्यान दो मैं क्या कह रहा हूँ। बच्चा अगर पार्टनरशिप एट विल है तो कोई भी पार्टनर जब चाहे रिटायरमेंट का डिसीजन ले सकता है। एंड बच्चों उसको सिर्फ करना क्या है, बाकी पार्टनर्स को राइटिंग में नोटिस देना है एंड अपनी इच्छा जाहिर करनी है, रिटायर होने की इच्छा जाहिर करनी। बराबर है? ये एक मेन पॉइंट आपको याद रखना। या बच्चों पर्टिकुलर पार्टनरशिप है तो चलो पार्टनरशिप एट विल छोड़ दो, पर्टिकुलर पार्टनरशिप फॉर पर्टिकुलर वेंचर या पार्टनरशिप फॉर फिक्स्ड टर्म है तो, यानी जो पार्टनरशिप एट विल नहीं है, ऐसे टाइप्स ऑफ पार्टनरशिप में अगर किसी पार्टनर को रिटायर होना है तो बच्चों रिटायरमेंट होने का क्या तरीका है? तो बच्चों पर्टिकुलर पार्टनरशिप में या पार्टनरशिप फॉर फिक्स्ड टर्म में अगर किसी पार्टनर को रिटायर होना है तो कंसेंट ऑफ ऑल पार्टनर्स इज रिक्वायर्ड। वेरी गुड, कुछ बच्चों ने मेरे आंसर देने से पहले ही आंसर लिख दिया। कंसेंट ऑफ ऑल पार्टनर्स इज रिक्वायर्ड। बच्चों रिटायर होने के 3 तरीके मैं पढ़ा रहा हूँ आपको, 2 पढ़ा दिए। चलो पहला बोलो, पार्टनरशिप एट विल है तो एन पार्टनर को रिटायर होना है तो कैसे रिटायर होगा? बाय गिविंग नोटिस इन राइटिंग टू अदर पार्टनर। सही, सही है। एंड अगर पर्टिकुलर पार्टनरशिप है या पार्टनरशिप फॉर फिक्स्ड पीरियड है तो बच्चों कैसे रिटायर होगा? ओनली विद द कंसेंट ऑफ ऑल पार्टनर्स। चलो 2 तरीके हो गए। तीसरा, पार्टनर रिटायर होने का एक और तरीका है। अच्छा आपको पता है पार्टनर का रिटायर होने का एक और तरीका क्या है? उसको हम कहते हैं पार्टनर का रिटायरमेंट एग्रीमेंट के हिसाब से भी हो सकता है। अगर पार्टनर्स ने आपस में कोई एक्सप्रेस एग्रीमेंट किया था, बच्चों मान लो जब A1 की पार्टनरशिप फॉर्म हो रही थी तब मान लो बच्चों दोषी सर ने एक्सप्रेस एग्रीमेंट किया था
कि मैं देखो आप लोग पार्टनरशिप फर्म एट विल रखो, चलाओ, जितना साल चलाना है चलाओ, बट मैं केवल 5 साल पार्टनर रहूंगा। 5 साल के बाद मैं पार्टनरशिप फर्म से रिटायरमेंट ले लूंगा। तो बच्चों मुझे ये बताओ, आफ्टर कंप्लीशन ऑफ 5 years, जबकि पार्टनरशिप एट विल है, बट आफ्टर कंप्लीशन ऑफ 5 years कौन रिटायरमेंट ले लेगा? कौन रिटायरमेंट ले लेगा? कौन रिटायरमेंट ले लेगा? दोषी सर ले लेंगे कि नहीं? हेलो, 5 साल कंप्लीट होने का दोषी सर रिटायरमेंट ले लेंगे कि नहीं? हाँ, उस वक्त मुझे बताओ, क्या नोटिस देने की गरज है? क्या उनको नोटिस देने की जरूरत है? नहीं। क्या सभी पार्टनर्स की कंसर्न की गरज है? क्या सभी पार्टनर्स का कंसर्न चाहिए? क्या सभी पार्टनर्स का कंसर्न चाहिए? आंसर इज अगेन नहीं। तो फिर ये रिटायर कैसे हुए बताओ? तो फिर दोषी सर कैसे रिटायर हो गए? चलो टाइप करो, फिर कैसे रिटायर हो गए बताओ जरा जल्दी जल्दी। तो बच्चों वो रिटायर हुए हैं एक्सप्रेस एग्रीमेंट जो आपस में पार्टनर्स के बीच में हुआ था, एज मेंशनड इन एग्रीमेंट। पूजा परफेक्टली राइट, वेरी गुड बेटा। एज मेंशनड इन एग्रीमेंट, वेरी गुड। एग्रीमेंट में जैसे मेंशन किया गया था उसी प्रोसीजर से दोषी सर रिटायर हो गए। तो बच्चों पार्टनर के रिटायर होने के 3 तरीके समझ में आए सबको? जरा हाँ ना बोल दो बच्चों अच्छे से। पार्टनर के रिटायर होने के 3 तरीके समझ में आए सभी को? वेरी गुड वेरी गुड। तीनों मेथड समझ में आए सबको? चलो तो बच्चों अभी मैं थोड़ा रीडिंग करता हूँ, प्लस आगे का भी लीगल कॉन्सिक्वेंसेस क्या होगा बच्चों उसको भी समझना है हमें अच्छे से। तो जरा ध्यान से सुनना बच्चों, क्या क्या आ रहा है आपके सामने। अब पार्टनर में रिटायर, चलो पॉइंट नंबर 1 में बच्चों हम क्या पढ़ने जा रहे हैं? पार्टनर के रिटायर होने के 3 तरीके, जो अभी अभी मैंने आपके सामने डिस्कस किया लास्ट 10 मिनट में। अब पार्टनर में रिटायर ए विद द कंसेंट ऑफ ऑल अदर पार्टनर्स। बताओ किस टाइप ऑफ पार्टनरशिप में? विद द कंसेंट ऑफ ऑल अदर पार्टनर्स, मतलब यहाँ कौन सी टाइप की पार्टनरशिप चल रही है? जहां पार्टनर को रिटायर होते समय सभी पार्टनर्स का कंसेंट लगेगा। पर्टिकुलर पार्टनरशिप, फिर चाहे वो फिक्स्ड टर्म के लिए हो या फिक्स्ड वेंचर के लिए हो। दूसरा, इन अकॉर्डेंस विथ एन एक्सप्रेस एग्रीमेंट बाय द पार्टनर। बच्चों दूसरा मेथड देखो रिटायर होने का, इन अकॉर्डेंस विथ एन एक्सप्रेस एग्रीमेंट बाय पार्टनर्स एज मेंशनड इन एग्रीमेंट। एग्रीमेंट में जैसे मेंशन किया था उसके हिसाब से। एंड सी पढ़ो, वेयर पार्टनरशिप इज एट विल। मान लो बच्चों तीसरे केस में जहां पार्टनरशिप इज एट विल है, तो बच्चों वहां रिटायर होते समय सभी पार्टनर्स का कंसेंट नहीं चाहिए। यहाँ जिस पार्टनर को रिटायर होना है वो अपनी इच्छा जाहिर कर सकता है रिटायर होने की, एंड रिमेनिंग पार्टनर्स को राइटिंग में नोटिस दे सकता है 14 डेज पहले डेट ऑफ रिटायरमेंट। चलो मुझे लगता है पॉइंट नंबर 1 सबको क्लियर हो गया। चलो दूसरा लीगल रूल पढ़ते हैं हम लोग, पॉइंट नंबर 2। बच्चों जरा अंडरस्टैंड करो। ओके बच्चों मुझे ये बताओ, रिटायरिंग पार्टनर जिस दिन रिटायर होता है बच्चों उस दिन उसको रिटायर होते समय, वो रिटायर होने के बाद याद करो पब्लिक नोटिस देने की जरूरत है कि नहीं? स्पेशली एक्टिव पार्टनर, अगर कोई पर्टिकुलर पार्टनर रिटायर होता है तो उसे पब्लिक नोटिस देनी चाहिए कि नहीं? अगर बच्चों बिना पब्लिक नोटिस दिए कोई पार्टनर रिटायर हो गया तो बताओ थर्ड पार्टी की नजरों में क्या उसकी लायबिलिटी खत्म की कंटिन्यू?
बच्चों थर्ड पार्टी की नजरों में आज भी वो पार्टनर ही है। थर्ड पार्टी को पता ही नहीं चला ना कि वो रिटायर हो गया, क्योंकि उसने कोई पब्लिक नोटिस दी नहीं। लेकिन बच्चों मान लो कि कोई पार्टनर रिटायर हो गया एंड रिटायरमेंट के बाद उसने इमीडिएटली अपने रिटायरमेंट की पब्लिक नोटिस दे दी, तो आंसर दो। आफ्टर गिविंग पब्लिक नोटिस, फर्म के किसी भी एक्ट के लिए क्या वो जिम्मेदार होगा? आई सेड आफ्टर गिविंग पब्लिक नोटिस। उसके बाद फर्म का कोई एक्ट होगा तो क्या उसके लिए उस जिम्मेदार होगा? नो। लेकिन मुझे बताओ, पुराना कोई केस निकला, पुराना कोई केस निकला, प्रॉब्लम, बरोबर है, एंड उस पुराने केस के लिए अगर कुछ प्रॉब्लम हुआ तो क्या रिटायर्ड पार्टनर जिम्मेदार होगा? क्योंकि रिटायर्ड पार्टनर उस वक्त पार्टनर था जब वो कांड हुआ था।